दोनों स्ट्रैटेजीज पे आज हम फोकस करेंगे अलोंग विद अप्लाइंग द टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने फॉलो किए थे। वो गुड आर्ग्यूमेंट्स है ही नहीं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो तो बैड आर्ग्यूमेंट्स हैं क्योंकि वो कंपेटिटर्स ने दिए हैं। उन्होंने बोला था बैड आर्ग्यूमेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ अपोज कर रहे हैं। डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है मतलब एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट में कोई झोल है, डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है ऑफ द इंफॉर्मेशन। दैट इज व्हाई इट शुड बी एलिमिनेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। ये है हमारा नेक्सस 3.0 सीरीज, जहां पर आज लॉजिकल रीजनिंग का है हमारा सबसे पहला लेक्चर। हम लोग आज पढ़ेंगे मैपिंग द स्ट्रैटेजीज इन लॉजिकल रीजनिंग। तो हमने क्या किया है, ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्ड किया है लॉजिकल रीजनिंग में। हमने काफी ज्यादा क्रूशियल टॉपिक्स भी कवर करे हैं, जहां पर हमने स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, अजम्पशंस कैसे निकालनी है, वो सब हमने किया। उनकी स्ट्रैटेजीज को हमने फॉलो किया। अब उन स्ट्रैटेजीज को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी लॉजिकल रीजनिंग में साइड बाय साइड प्रैक्टिस नहीं होगी, लॉजिकल रीजनिंग निकल के नहीं आएगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी क्लास में, अजम्पशन से रिलेटेड, वीकनिंग से रिलेटेड, स्ट्रेंथनिंग से रिलेटेड। तो किसी वजह से अगर आपके वो लेक्चर्स मिस हुए हैं तो ड्यूली वॉच ऑल द लेक्चर्स इन नेक्सस बैच एंड नेक्सस 2.0 बैच। आज हम जो स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने वाले हैं वो रहेंगी हमारी नंबर फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज द एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। That is commonly known as elimination method. And second strategy is how to grill the options in the questions. इन दोनों स्ट्रैटेजीज पे आज हम फोकस करेंगे अलोंग विद अप्लाइंग द टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने फॉलो किए थे फॉर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी। तो ऐसे कुछ ये स्ट्रैटेजीज को आज हम अप्लाई करेंगे। आप ये चेक करेंगे कि किस तरह से ऑप्शंस को ग्रिल करना होता है, और ग्रिल करने के बाद उस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना होता है, और कैसे हमें राइट आंसर पे जाना होता है। बच्चे अक्सर ये बोलते हैं कि मैम दो ऑप्शंस में क्रॉस रोड्स पे आके हम फंस जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि यार बी सही आंसर है या सी सही आंसर है, और हम अक्सर गलती से गलत वाले को पकड़ लेते हैं। तो वहां पर जब ऐसे क्रॉस रोड्स आए तो कैसे आपने एलिमिनेशन पे वर्क करना है, ये सब कुछ आज हम करेंगे बाय द वे ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स क्विकली मूव अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जो प्रपोज्ड कोल बर्निंग इलेक्ट्रिक प्लांट है दैट शुड बी अप्रूव्ड। तो एक प्रपोजल आया है कि हम लोग क्या चीज लॉन्च करने वाले हैं, द कोल बर्निंग प्लांट। और इन्होंने कहा कि इस कोल बर्निंग प्लांट का जो प्रपोजल आया है उसको अप्रूव कर देना चाहिए। इसके पीछे बिकॉज क्या दिया ऑथर ने, एज आई ऑलवेज से फोकस ऑन द ट्रांजिशन वर्ड्स एज वेल, कि क्यों अप्रूव करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुड आर्ग्यूमेंट्स नहीं आए हैं अगेंस्ट इट। अप्रूवल के लिए रीजन क्या दिया यहां ऑथर ने, अप्रूव इसलिए कर दो बिकॉज नो गुड आर्ग्यूमेंट्स आर देयर। तो मतलब किसी बंदे ने इसको अगर अपोज नहीं किया, किसी भी इंसान ने अपोज किया ही नहीं है, तो मतलब अप्रूव कर दो। इसका मतलब प्लान अपने आप में 100% ओके होगा। क्या गारंटी है प्लान अपने आप में 100% ओके होगा? क्या पता ये कोल बर्निंग प्लांट एनवायरनमेंट को दिक्कत कर दे। यही होता है लॉजिकली सोचना। चीजों के बैक साइड पे भी सोचो, फ्लिप साइड पे भी सोचो। ये मत सोचो अच्छा ठीक है कोल बर्निंग प्लांट में कोई ऑपोजिशन आर्ग्यूमेंट्स नहीं आए तो डेफिनेटली ये हीरा मोती है, ये डायमंड है। नहीं, पता चलना चाहिए अभी आगे क्या है। ऑल गुड आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन ऑफर्ड अगेंस्ट इट। आफ्टर ऑल, क्या बोलना चाहता है ऑथर, आफ्टर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट हैव बीन प्रेजेंटेड बाय कंपीटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स। तो मतलब आर्ग्यूमेंट्स अपोजिशन में आए तो हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स किस किसने दिए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, और ऑथर ने कहा वो गुड आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। तो इसके हिसाब से ये जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं जिनको वो बैड बताना चाहता है, वो दिए किसने हैं, जो लोग भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लोग भी इस कोल बर्निंग प्लांट्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब वो भी कोल बर्निंग प्लांट लॉन्च करने वाले होंगे, सिर्फ उन्होंने अपोज किया है। तो ऑथर के हिसाब से वो गुड आर्ग्यूमेंट्स है ही नहीं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो तो बैड आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि वो कंपेटिटर्स ने दिए हैं। और क्योंकि कंपेटिटर्स आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो बैड आर्ग्यूमेंट्स हैं, देयरफॉर ऑथर का कहना क्या है कि इस कोल बर्निंग प्लांट को अप्रूव कर देते हैं। लेट्स लुक आउट द ऑप्शन चॉइसेस। अब हमको निकालना है इस क्वेश्चन में assumption. Which of the following is an assumption जिस पे पूरा
का पूरा पैसेज डिपेंड करता है। तो अजम्पशन के लिए हमने पढ़ा था ब्रिज मेथड, अजम्पशन नेगेशन टेक्निक। तो अप्लाई करते हैं, दोनों में से कौन सा स्ट्रैटेजी हेल्प आउट करता है। फर्स्ट कहता है कि कंपीटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स वुड, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, दे वुड डू व्हाट, they would stand to lose large amounts of revenue from the building of this plant। तो इस ऑप्शन ने कहा कि जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनको लॉस हो जाएगा अगर हमने इसको अप्रूव किया। अब बच्चे सोचेंगे हाँ मैम ये वाला आंसर तो बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं कोल बर्निंग प्लांट को, तभी वो डिसअप्रूव कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉस होने वाला होगा। शायद लॉस हो जाए, क्या गारंटी है मार्केट में। मतलब आज अगर किसी भी एक्स प्रोडक्ट का वाई प्रोडक्ट राइवल आ जाता है मार्केट में, तो क्या ये 100% श्योर है कि जो एक्स प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली लॉस में चला जाएगा? क्या गारंटी है इस चीज की? लेकिन ए ऑप्शन कह रहा है गारंटी है, इसीलिए एक गलत ऑप्शन है। इसने बोला कंपेटिटिंग प्रोड्यूसर्स विल स्टैंड टू लूज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब जैसे ही ऑपोजिशन लेके आएगा नया कोल बर्निंग प्लांट, तो पहले वाली जो ऑलरेडी कंपेटिटर्स हैं वो डेफिनेटली अपना पैसा खो देंगे। ये असम्पशन ऑथर की नहीं है। नेक्स्ट कहता है अगर एक पर्सन के आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एक प्रपोजल के डिफेक्टिव होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगर डिफेक्टिव होते हैं, तो पर्सन हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट सीइंग दैट द प्रपोजल इज नॉट इंप्लीमेंटेड। अब आप ये सोचोगे सही तो लग रहा है, लेकिन यहां पे बोला है आर्ग्यूमेंट डिफेक्टिव अगर होते हैं। उन्होंने बोला था बैड आर्ग्यूमेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ अपोज कर रहे हैं। डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट है मतलब एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट में कोई झोल है। तो अगर एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट में झोल है, किसी भी इंसान के आर्ग्यूमेंट में अगर झोल आता है, इफ अ पर्सन्स आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अ प्रपोजल आर डिफेक्टिव, उस केस में उस पर्सन का जिसने डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट पेश किया है, उस इंसान का एक वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा होता है कि प्रपोजल इंप्लीमेंट ना हो जाए। यहां तक समझ में आता है। सेकंड पार्ट ठीक है कि इंसान का वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ है, कंपेटिटर्स का इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि यार ये बंदा कल को हमसे ज्यादा उन्नति ना कर ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उनका आर्ग्यूमेंट डिफेक्टिव है, सिर्फ उन्होंने ना करा है, डिफेक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस है। अजम्पशन कहती है अगर गुड आर्ग्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड फॉर अ प्रपोजल, अगर एक प्रपोजल के लिए अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो उस केस में प्रपोजल को अप्रूव कर देना चाहिए। तो अब आप सोचोगे हाँ मैम ये तो ठीक है, क्योंकि ऑथर ने बोला कि कोई भी गुड आर्ग्यूमेंट्स नहीं आए हैं इसीलिए अप्रूव करना चाहिए। मतलब अगर गुड आर्ग्यूमेंट्स आते तो डिसअप्रूव कर देते। ये नहीं कहा ऑथर ने, शायद कंसिडर करते, रिकंसिडर करते कि कोल बर्निंग स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑथर ने ये नहीं कहा कि अगर गुड आर्ग्यूमेंट्स आ गए होते तो डेफिनेटली हम अपना पूरा का पूरा प्रपोजल और पूरा का पूरा प्लान कैंसिल कर देते। ये अजम्पशन यहां नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये ऑप्शन आपका ब्रिज मेथड के अगेंस्ट जा रहा है। ये प्रीमाइस और कंक्लूजन को कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये किसी और टेंजेंट पे बात कर रहा है। डी की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो देते हैं वो लोग जिनका खुद का इंटरेस्ट छुपा होता है इन द आउटकम ऑफ अ प्रपोजल। कंपेटिटर्स की बात हो रही है कि जिनका खुद का मतलब छुपा होता है, जिनका खुद का इंटरेस्ट छुपा होता है। क्या इंटरेस्ट? कि कल को हमें लॉस ना हो जाए, क्या पता कल को ये वाला नया प्रपोजल हमसे ऊपर ना चला जाए, ये मार्केट में हमसे ज्यादा टीआरपी ना ले ले। तो जिन लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा होता है एक प्रपोजल के फाइनल रिजल्ट में, वो आर्ग्यूमेंट्स गुड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। तो जैसे कि अगर हम इसको ब्रिज मेथड के थ्रू रिलेट करेंगे तो ये आपका प्रीमाइस और कंक्लूजन दोनों के बीच में एग्जैक्ट ब्रिज बना रहा है और आपको एक अजम्पशन दे रहा है, क्योंकि हमारा यहां पर था प्रीमाइस नो गुड आर्ग्यूमेंट्स आर देयर, दिया किसने है? कंपेटिटर्स ने, राइवल्स ने। तो इसके पीछे की अजम्पशन क्या है ऑथर की? कि इसका मतलब है जब जब कंपेटिटर्स और राइवल्स आर्ग्यूमेंट देंगे वो गुड आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। इसके पीछे अजम्पशन क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट। वो यहां पे गिवन है। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब तुम्हारा खुद का मतलब है, तुम्हें ये है कि कल को तुम लॉस में ना चले जाओ, अगला बहुत ज्यादा प्रॉफिट में ना चला जाए, इसीलिए यही तो तुम्हारी अजम्पशन है। तभी तो तुम जो ऑथर कह रहा है, तभी तो तुम ये बात कह रहे हो कि वो गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बैड आर्ग्यूमेंट है। यही है ऑथर की असम्पशन, दैट इज व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपने अप्लाई करनी है टेक्निक्स को, ग्रिलिंग को और एलिमिनेशन को। तो कुछ और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक स्मूथ हैंड डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Local anti-tobacco activists are calling for expanded anti-smoking education programs paid by the revenue from heavily increased taxes on cigarettes sold in the city. तो anti-tobacco activists जो चाहते हैं कि ये वाले जितने भी education programs हो रहे हैं, anti-smoking जितने भी programs आ रहे हैं, उनको कॉल ऑफ कर देना चाहिए, उनको कैंसिल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना है इन एक्टिविस्ट का कि जितने भी आर कॉलिंग फॉर एक्सपैंडेड, ये एक्चुअली एक्सपैंड हो रहे हैं जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इनका जो पेमेंट निकलता है वो रेवेन्यू से निकलता है फ्रॉम हेवीली इंक्रीज टैक्सेस ऑन सिगरेट्स। तो ये इनका जितना भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी फंडिंग कहां से मिलती है? जो टैक्स पे करा है लोगों ने सिगरेट्स पर। तो इनका यह मानना है, ऑल्दो द इफेक्टिवनेस ऑफ सच एजुकेशन प्रोग्राम इज डिबेटेबल। अब इनका यह भी मानना है कि जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, इनका इफेक्टिवनेस मतलब इनका हिट होने का भी पूरा चांस है, इनका फेल होने का भी चांस है। तभी डिबेटेबल है कि इनका एजुकेशन प्रोग्राम्स का इफेक्टिवनेस डिबेटेबल है। तो ना ही हम ये बोल सकते हैं कि ये फेल होते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं 100% पास होते हैं। तो पता नहीं चलता, मतलब आधे लोग सुट्टा छोड़ देते हैं, आधे लोग सुट्टा नहीं छोड़ते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अब स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या है? कि द टैक्सेस देमसेल्व्स वुड प्रोड्यूस द सॉट आफ्टर रिडक्शन। मतलब ऑथर ये कहना चाहता है कि तुम नए नए एजुकेशन प्रोग्राम्स मत लेके आओ जिससे तुम लोगों को स्मोकिंग छोड़ने के लिए कह रहे हो। टैक्सेस ही अपने आप में वो काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सुनते हैं। इसने कहा, सर्वेज ने ये बताया है कि सिगरेट की सेल्स ड्रॉप हो जाती हैं सब्सटैंशियली जहां पर जिन सिटीज में आप स्टिफ टैक्सेस इंपोज कर देते हो ऑन सिगरेट्स। तो मतलब ये कह रहा है कि एंटी स्मोकिंग प्रोग्राम पे मत जाओ, इंस्टेड आप क्या करो, प्लान बी बताया इसने, आप सिगरेट्स पर हेवी टैक्सेस लगाने लग जाओ। मतलब अगर सिगरेट्स का प्राइस राइज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल ड्रॉप हो जाएगी। अब ऑथर ने बोला इसी बात को, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल अंडरमाइन द रीजनिंग इन द आर्ग्यूमेंट। अंडरमाइन का मतलब है यहां पर आपने करना है वीकनिंग। तो वीकनिंग के लिए वी हैव स्टडीड अ स्ट्रैटेजी दैट वाज कि अजम्पशन को आपने यहां पर, जो अजम्पशन ऑलरेडी आपकी गिवन है, जो अजम्पशन आपने निकालनी सीखी है, उस अजम्पशन को अगर आप वीक कर दोगे तो उस केस में ये आपका अंडरमाइन हो जाएगा। अजम्पशन क्या है ऑथर की? कि अगर आप पैसा बढ़ाओगे, सेल बढ़ाओ, सिगरेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाओगे तो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, यही अजम्पशन है। इसीलिए ऑटोमेटिकली कंक्लूजन क्या है कि वो सिगरेट खरीदना बंद कर देंगे, सिगरेट पीना छोड़ देंगे, सुट्टा छोड़ देंगे। यही ऑथर की अजम्पशन है कि कॉस्ट कुड बी द रीजन। इस अजम्पशन को ही हमें वीक करना है। देखते हैं कौन से में है वो अजम्पशन जिसको हम वीक कर सकते हैं। एक सिटी अगर टैक्स इंपोज करती है सिगरेट पे, विल सब्सटैंशियली रिड्यूस the amount of smoking in the city if the tax is burdensome to the average cigarette consumer। कि एक सिटी जिसने टैक्स इंपोज किया है सिगरेट पर, a city imposed tax on a cigarettes will substantially reduce the amount of smoking in the city। अगर वो टैक्स burdensome लगेगा, अगर वो टैक्स burdensome लगेगा एक एवरेज सिगरेट कंज्यूमर को, मतलब अगर burdensome लगेगा, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि सपोजिडली अगर बहुत ज्यादा रिच लोग हैं उनको तो ये टैक्स बर्डनसम नहीं लगेगा, वो तो पीते रहेंगे, वो तो फूफू करते रहेंगे। इसका मतलब इसने कहा अगर लोगों को बर्डनसम लगेगा तो वो छोड़ेंगे। तो फिर इसका मतलब है जो अगर हम ये टैक्स लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग तो डेफिनेटली छोड़ देंगे, कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कुछ लोगों को बर्डनसम नहीं लगेगा। तो ये वीकन नहीं कर रहा क्योंकि ये बचे हुए लोग जो ऑलरेडी स्मोक कर रहे हैं उनको करने दे रहा है। दैट इज वाई ये गलत आंसर है, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, बर्डन सम सिर्फ जिनको लगेगा वो छोड़ेंगे। सेकंड की बात करते हैं। Consumers are more likely to continue buying a product if its price increases due to higher taxes than if its price would have increased for some other reason। क्या बकवास कर रहा है ये ऑप्शन। इसने कहा कंज्यूमर्स ना एक प्रोडक्ट को खरीदते चले जाते हैं जब तक अगर उसके ऊपर तुम टैक्स बढ़ाओगे तो भी वो खरीदते चले जाएंगे। अगर कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदना छोड़ेगा, इसके पीछे टैक्स रीजन नहीं होगा, इसके पीछे कोई और रीजन होगा। क्या रीजन है ये? फालतू का रीजन है, ये अंडरमाइन नहीं कर रहा, ये वीकन नहीं कर रहा। सी की बात करते हैं। यूजुअली हमने ये देखा कि सिगरेट की सेल्स इंक्रीज हुई हैं सब्सटैंशियली इन द एरियाज सराउंडिंग अ सिटी
आफ्टर द सिटी इम्पोज्ड अ स्टिफ टैक्स इन सिगरेट्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। इसने कर दी है वीकन, अंडरमाइन कर दिया। ऑथर का असम्पशन ये था कि अगर आप टैक्स बढ़ाओगे सिगरेट सेल्स पे, सिगरेट्स की प्राइस को बढ़ा दोगे तो लोग सुट्टा छोड़ देंगे। लेकिन सी ने क्या बोला, और सिटी की बात हुई है, जिस सिटी में टैक्स इंपोज होगा, ये बोला है ऑथर ने कि सर्वे ने कहा सिगरेट की सेल्स ड्रॉप हुई है सब्सटैंशियली उन सिटीज में जिन्होंने टैक्स लगाया। अब सी क्या बोल रहा है कि जिन सिटीज ने टैक्स लगाया, लोगों ने जाके उस सिटी के आजू बाजू वाली सिटीज से, सराउंडिंग्स एरिया से सिगरेट्स परचेज करनी शुरू कर दी और उस एरिया की सिगरेट सेल्स बहुत ज्यादा शूट अप कर गई। अब दिल्ली में जैसे सबको पता है लिकर पॉलिसीज आ चुकी हैं, तो काफी ज्यादा ठेके बंद होते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि दिल्ली वासियों ने दारू पीना छोड़ दिया। वो गुड़गांव चले जाते हैं, वो एनसीआर में चले जाते हैं, लोग तो खरीद रहे हैं ना, कंजम्पशन तो अभी भी हो रही है ना, कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो बात सी ने ही बोली है। सी ने कहा कि अगर एक सिटी इंपोज कर भी देगी टैक्स को, सिगरेट्स को महंगा कर भी देगी, तो सराउंडिंग सिटी के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स इंक्रीज तब भी हो जाएंगी। तो क्या ही फर्क हो गया आपका आर्ग्यूमेंट वीक। अब बात करते हैं डी की। पीपल who are well informed, जो लोग well informed होते हैं, जिनको पता होता है कि लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो लोग लेस लाइकली टू स्मोक होते हैं देन द पीपल जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो सिगरेट पीते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन होती है वो छोड़ देते हैं। वो कहना चाह रहा है, ठीक है, बात सही कह रहा है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन क्या ये मेरे पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को, टैक्स वाले पॉइंट को, कंक्लूजन को वीक कर रहा है? नहीं, ये एक जनरल ज्ञान दे रहा है जो हमें यहां पर अभी नहीं चाहिए। दैट विल मेक सी योर करेक्ट आंसर चॉइस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्पाइट the increasing international efforts to protect the natural habitats of the endangered species of animals, the rate at which these species are becoming extinct continue to rise. तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहता है कि यहाँ पर एफर्ट्स हमने बहुत ज्यादा डाले हैं, इंक्रीजिंग एफर्ट्स हैं। वो एफर्ट्स ये कहते हैं कि हमने क्या चीज प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो हमने इनको प्रिजर्व करने की कोशिश करी, एफर्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट ये कहता है कि इसके बावजूद हमने देखा द रेट एट विच द स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। तो यहां पर ये समझ में आता है, जो ऑथर कहना चाहता है कि आप इनके नेचुरल होम्स को प्रोटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनका रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इट इज क्लियर, इससे क्या कंक्लूजन ऑथर निकालता है, इट इज क्लियर दैट दीज एफर्ट्स आर वेस्टेड। एक्चुअली बिल्कुल यही समझ में आता है कि ये एफर्ट्स एक्चुअली वेस्ट हो रहे हैं। तो आपको निकालना है which of the following if true will actually weaken the author's argument। तो आपने डाउट क्रिएट करना है ऑथर की एनालाइजेशन पे। यहाँ पे ऑथर का एनालाइजेशन क्या था कि हम लोग तो बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, इनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो इस वाले पूरे कंक्लूजन पर हमको क्रिएट करना है डाउट, अंडरमाइन करना है, वीकन करना है। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है कि साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बेटर तरह से प्रिजर्व कर पाते हैं हैबिटेट को, जो कि पहले नहीं कर पाते थे अभी कर पाते हैं। तो ये डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, ये सिर्फ साइंटिस्ट वाले जो एक्चुअली कैटेगरी है उनके बारे में एक्स्ट्रा खूबी बता रहा है। ये नहीं बता रहा कि डाउट कैसे क्रिएट करना है यहाँ पर, कि हमने अगर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स ज्यादा बढ़ाए हैं तो फिर उसके बाद ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ये साइंटिस्ट के बारे में एक पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है जो यहां पर अनरिलेटेड ऑप्शन में जाएगा, हेंस इट वुड बी एलिमिनेटेड। सेकंड कहता है स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट एक्चुअली हो रही हैं हैव बीन सेव्ड ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एनिमल रिफ्यूज। इन्होंने कहा कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, हमने क्या बोला, पैसेज ने बोला कि जो जिस रेट पर स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर आप एनिमल रिफ्यूज बना पाते, मतलब जैसे कैंप्स होते हैं जहां पे हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, सैंचुरीज होती हैं, उसी का एक अलग मोड होता है, अगर आप एनिमल रिफ्यूज बना पाते तो शायद आप ये एक्सटिंक्शन का रेट कंट्रोल कर पाते। तो ये आपका एक्चुअली डाउट क्रिएट कर रहा है
इसने कहा माना आपने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है, आपने उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वही इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत आप एनिमल रिफ्यूज पे भी लगाते तो शायद एनिमल्स बच पाते। तो इट्स क्रिएटिंग द डाउट ऑन आवर होल कंक्लूजन, दैट इज व्हाई बी कुड बी द प्रोबेबल आंसर। सी क्या कहता है, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि 2000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं हर साल। तो मतलब ये तो सिर्फ रेपिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन है, ये कह रहा है कि हाँ यार बहुत सारी स्पीशीज मरने वाली हैं, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, एंडेंजर होने वाली हैं। डाउट क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इज व्हाई इट शुड बी एलिमिनेटेड। डी कहता है बहुत सारी कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज कि इंक्रीजिंग इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं टूरिज्म से। मतलब अगर हम सैंचुरीज वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाते हैं तो टूरिज्म के लेवल पर कितना बेनिफिट होने वाला है। अनरिलेटेड ऑप्शन, डाउट नहीं क्रिएट कर रहा कि यार हमने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है जिस वजह से हम एनिमल्स को बचा नहीं पा रहे हैं उसको लेके डाउट नहीं क्रिएट कर पा रहा, एक अनरिलेटेड ऑप्शन पे बात कर रहा है कि यार अगर हम लोगों ने शायद इन्वेस्टमेंट की होती तो हम टूरिज्म ज्यादा इंक्रीज कर पाते एंड सो ऑन। दैट इज व्हाई इट इज द अनरिलेटेड ऑप्शन एंड हेंस आई थिंक बी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको हमने यहां पर प्रोबेबल कॉज में रखा था। मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि enthusiasm for the use of the calculators in the learning of the mathematics is misplaced। मतलब जिस तरह से आप एक्चुअली कैलकुलेटर्स को यूज कर रहे हैं वो enthusiasm, वो zeal जो है वो मिसप्लेस है, वो गलत तरह से प्लेस किया गया है जो आप सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? टीचर्स का ये मानना है, टीचर्स ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे केसेस में, इन सम केसेस कैलकुलेटर्स एनेबल करते हैं बहुत सारे बच्चों को कि वो फोकस करें जनरल प्रिंसिपल्स पर, क्योंकि बच्चे जनरल प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं जो कैलकुलेटर आपको ऑफर करता है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड परसेंटेज एंड सो ऑन। रादर देन बच्चे उस चीज पर फोकस नहीं करते जिस चीज पर उनको करना चाहिए। वो क्या है? दैट इज द टीडियस लार्जली रोट कैलकुलेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। मतलब अगर बच्चे एक्चुअली प्रॉपर मेहनत से समझेंगे कि गुणाकार भागाकार जोड़ाकार क्या होता है, वो समझेंगे कि कैलकुलेशन क्या होता है, वो प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए लॉन्गर लाइफ के लिए, बजाय के वो जो कैलकुलेटर से जैसे आजकल की डेट में होता है कि एआई आपके तुरंत सारे जवाब देता है। तो यहां पर ये बोला गया है कि कैलकुलेटर से जो नॉलेज ग्रास्प होती है वो ईजी तो होती है लेकिन वो लॉन्गर टर्म के लिए बच्चों के लिए अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू द नॉलेज जो बच्चे मेहनत से एक्वायर करते हैं। बट प्रिंसिपल्स अब ये बताना चाहता है जो नॉलेज ग्रास्प करते हैं बच्चे, प्रिंसिपल्स आर मोर लाइकली टू बी रिमेंबर्ड। बच्चे लॉन्गर टर्म के लिए वो नॉलेज को याद रखते हैं, जो नॉलेज उनमें ग्राउंडेड होती है, जो हैबिट्स उनमें इनग्रेन्ड होती है बाय द पेंस्टेकिंग एप्लीकेशन। मतलब जो नॉलेज बच्चे ग्रास्प करते हैं अपनी मेहनत से। अगर आज आप, सिंपल सा पॉइंट है, अगर आज आप अपना साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया थियोरी इट्स टोटली फाइन, अगर आपने उसका एक्सपेरिमेंट किया, आपने मेहनत करी, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझ में आया है वो आपको लॉन्गर टर्म याद रहेगा। तो यही बात ऑथर बोलना चाहता है कि कोई भी नॉलेज जो आप मेहनत करके एक्चुअली एक्वायर करते हो वो अच्छी होती है, वो ज्यादा बढ़िया होती है इन कंपैरिजन टू द प्रिंसिपल्स जो आपने आसानी से ग्रास्प कर ली है। The very fact that these calculators make the calculation easier therefore makes them reasonable to restrict their use। तो अल्टीमेटली ऑथर जो बात करना चाहता है वो बोलना चाहता है कि हम कैलकुलेटर के एक नेगेटिव एक्सपेक्ट में जा रहे हैं। वो ये बोलना चाहता है कि कैलकुलेटर से बच्चे नॉलेज तो इजीली ग्रास्प कर लेते हैं लेकिन वो लॉन्गर टर्म के लिए उनको याद नहीं रहती, इसलिए बच्चों को मेहनत पे फोकस करना चाहिए रादर देन एकदम से कैलकुलेटर से आंसर्स निकाल लिए। अब आपको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल स्ट्रेंथन द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मतलब ऑथर क्या बोलना चाहता है कि कैलकुलेटर को यूज नहीं करना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन ये बोलना चाहेगा कि कैलकुलेटर्स का यूसेज नहीं होना चाहिए, जो कैलकुलेटर्स के अगेंस्ट में जाएगा, वो यहाँ पे आपका करेक्ट स्ट्रेंथनर ऑप्शन रहेगा। लेट्स फोकस ऑन दी ऑप्शंस। फर्स्ट ये कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे कैलकुलेटर्स को यूज करना है थॉरोली अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को, देन दैट व्हाट द कैलकुलेटर्स ओबे। तो ये बोलना चाहता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है और मेहनत कैसे करनी है।
तो उन बच्चों का क्या जो सिर्फ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं? नेगेटिविटी ऑफ द कैलकुलेटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। एक नॉर्मल जनरल प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है, वो भी उन बच्चों के बारे में जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। उनको ये भी पता है कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, उनको ये भी पता है कि बिना कैलकुलेटर के कैसे मेहनत करनी है। तो ये क्योंकि आपका अनरिलेटेड ऑप्शन है और स्ट्रेंथन नहीं कर रहा पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपका जाएगा एलिमिनेशन में। सेकंड कहता है कुछ ऐसे स्लाइड रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्लाइड रूल्स होते हैं जो कि लेस टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो कि एनालॉगस होते हैं कैलकुलेटर में। मतलब वो रूल्स अच्छे होते हैं कैलकुलेटर के हिसाब से, जिनको वाइडली यूज किया गया है दशकों से, सेवरल डेकेड्स अगो। तो ये ऑप्शन जो है ये पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा है, किसके? कैलकुलेटर के। बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो आप कैलकुलेटर से समझ सकते हो, एनालॉगस होते हैं, डिकेड से यूज किए जा रहे हैं। हमें चाहिए ऐसा स्ट्रेंथनर जो कैलकुलेटर के बारे में बुराइयां करे, तो ये जाएगा आपका एलिमिनेशन में। थर्ड कहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स रिटेन करें नॉलेज, जो जनरल प्रिंसिपल्स की नॉलेज होती है बच्चे उसको रिटेन करें, बजाय कि ऐसी नॉलेज के जो बच्चों को आसानी से एक्वायर हो जाती है। अब आपको लगेगा मैम ये तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने समझा है कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना, तो इजी नॉलेज को एक्वायर नहीं करना, पेन्स टेकिंग इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना है। ठीक है, प्लॉजिबल ऑप्शन है, कंसिडर कर लेते हैं इसको। अब डी पे पढ़ते हैं। हैबिट्स जो बच्चों में एक्वायर्ड होती हैं लेबरस टास्क से, मतलब हार्ड वर्किंग टास्क से, और समटाइम्स इवन टीडीएस प्रैक्टिस से। पैसेज भी ये बात कह रहा था कि टीडीएस, पेन्स टेकिंग चार्जेस एंड ऑल दैट are not as valuable as those that are painstakingly mastered. That is why ये आपका बन गया करेक्ट आंसर डी। इसने कहा कि जो भी हैबिट्स, वो सिर्फ पैसेज बात कर रहा था नॉलेज की, पैसेज एक ओवरऑल बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी चीजें बच्चे बहुत आसानी से ग्रास्प करते हैं, चाहे वो नॉलेज हो चाहे वो हैबिट्स हो, वो बच्चे लॉन्गर टर्म में याद नहीं रखते। तो दैट इज वाई डी इज अ बेटर आंसर, क्योंकि सी सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्ट में बात कर रहा है और डी एक ओवरऑल बात कर रहा है कि जो भी हैबिट्स बच्चे आसानी से ग्रास्प करते हैं वो बच्चे लॉन्गर टर्म के लिए याद नहीं रख पाते, और जो हैबिट्स बच्चे मेहनत करके एक्वायर करते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे कैलकुलेटर के फंडाज हो, चाहे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हो, वो बच्चों को लॉन्गर टर्म तक याद रहती हैं। दैट इज वाई डी इज द ऑप्शन दैट इज डूइंग द जॉब, जो आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पा रहा है। तो इस कंपैरिजन में अगर हम लोग सी और डी को कंपेयर करें तो डी बेटर आंसर है, हेंस डी विल मेक द परफेक्ट चॉइस। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि जर्नलिस्ट का क्या कहना है। लेट्स सी कि हमें रिकंसाइल अगर करना पड़े द नीड फॉर प्रॉफिट सफिशिएंट टू सपोर्ट द न्यू ड्रग रिसर्च विद द मॉरल इंपेरेटिव to provide the medicines to those who most need them but cannot afford them. Some pharmaceutical companies feel it justified in selling a drug in rich nations at one price and in poorer nation at much lower price. But this practice is actually अनजस्टिफाइड। तो ऑथर यहाँ कहना चाहता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब भी कोई मेडिसिन निकालती हैं, तो ये आप लोग पढ़ोगे अपने पेटेंट लॉज में, तो मेडिसिन निकालने के पीछे उनका बैकएंड पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा दिमाग लगाया होता है, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया होता है। तो प्रॉफिट्स तो अर्न करेंगे, तो प्रॉफिट्स तो उनको अर्न करना है, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हमारी मेडिसिन हर बंदा खरीद पाए जो हमने मेडिसिन निकाली है। तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को ये जस्टिफाइड लगता है कि वो क्या करते हैं, जो रिच नेशंस होते हैं वहां पर मेडिसिन का प्राइस अलग सेट करते हैं, और जो पुअर नेशंस होते हैं वहां पर मेडिसिन का प्राइस अलग सेट करते हैं। मतलब प्राइस सेम मेडिसिन इन्होंने बनाई है लेकिन उसका प्राइस चेंज कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिच नेशन है तो सपोजिटली मान के चलो कि 1000 रुपए की मेडिसिन बेच रहे हैं, और अगर पुअर नेशन है तो वहां पे 10 रुपए की मेडिसिन बेच रहे हैं, और यहाँ पर ये जो मार्जिन क्रिएट करते हैं उससे उनको लगता है फार्मा इंडस्ट्री को कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा, वहां से उनका प्रॉफिट मार्जिनलाइज हो जाएगा। बट ऑथर के हिसाब से ये जो भेदभाव कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो अनजस्टिफाइड है। कैसे? एक नेशन जिसके लो एवरेज इनकम होती है may still have the substantial middle class better able to pay for the new drugs than are many of the poorer citizens of an overall wealthier nation.
बिल्कुल सही कहा ऑथर ने कहा ये हो सकता है कि वेल्दियर नेशन में, रिच नेशन में, जब आप 1,000 रुपए की मेडिसिन खरीद रहे हो, क्या पता जो मेडिसिन का बायर हो वो पुअर हो, ये भी तो हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि क्या रिच नेशन का जो मेडिसिन परचेज कर रहा हो, जो बायर हो, वो इस केस में रिच हो। तो ऑथर का ये मानना है कि यार आपने तो एज अ फार्मा इंडस्ट्री ये सोच लिया कि यार हमें गरीब देशों में मेडिसिन को सस्ते में बेचना है, अमीर देशों में हमें मेडिसिन को महंगे में बेचना है। आपने ये नहीं सोचा कि गरीब देश में जो मेडिसिन को खरीद रहा है, जिसको डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डायबिटीज की मेडिसिन है, तो जो गरीब देश में मेडिसिन को खरीद रहा है, क्या पता वो खरीददार काफी अमीर हो। एंड वाइज वर्सा, जो मेडिसिन को रिच देश में परचेज कर रहा है 1,000 रुपए में, क्या पता वो गरीब हो। और सिमिलरली जो इंसान पुअर देश में 1,000 रुपए में मेडिसिन खरीद रहा हो, क्या पता वो इंसान गरीब हो। तो वाइज वर्सा यहाँ पे हो सकता है। बायर जो मेडिसिन का है, ये भी हो सकता है कि आपने 1,000 रुपए का कॉस्ट सेट कर दिया, लेकिन इसका बायर जो है वो हो सकता है पुअर हो। आपने तो ये सोच लिया कि नेशन रिच है तो महंगे में बेच दो, क्या पता इसका जो मेडिसिन खरीदने वाला इंसान हो वो बहुत ज्यादा गरीब हो, चाहे बेशक वो रिच नेशन को बिलोंग करता हो। सिमिलरली जो बायर मेडिसिन का है, क्या पता वो जो पुअर नेशन में है वो इंसान बहुत ज्यादा अमीर हो, तो उसके लिए तो 10 रुपए कोई मैटर ही नहीं करते। तो दैट इज वाई ऑथर के हिसाब से ये जो प्रैक्टिस फार्मा इंडस्ट्रीज अप्लाई कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड है। अब आपको निकालना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इफ वैलिड विल हेल्प जस्टिफाई द जर्नलिस्ट रीजनिंग। मतलब ऑथर के साथ अग्री करना है, हमें ये देखना है कि रिच नेशन में मेडिसिन को सस्ते महंगे में नहीं बेचना चाहिए। फर्स्ट क्या कहता है, पीपल हु आर इल deserve people who are ill deserve more consideration than do healthy people regardless of their relative socio-economic position। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, जो लोग भी बीमार होते हैं उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, ये भूल जाओ कि वो बंदा अमीर है या गरीब है। तो ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ केयर की, मतलब हम केयर की बात कर रहे हैं या मेडिसिन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अनरिलेटेड ऑप्शन है, दैट इज वाई ये आपका एलिमिनेशन में जाएगा। बी कहता है वेल्दी इंस्टीट्यूशन का ये ड्यूटी होता है, जितने भी अमीर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वेल्दी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका ये ड्यूटी होती है कि उनको एक्सपेंड करना चाहिए, अपने ऐसे कुछ कुछ रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल रीजनिंग है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि तुम रिच नेशन में मेडिसिन को महंगे में क्यों बेच रहे हो। पुअर नेशन को हेल्प की जरूरत है, समझ में आता है, ठीक है, लेकिन हाफ पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट जस्टिफाइड टिल नाउ, तो ये भी आपका एलिमिनेशन में जाएगा। थर्ड क्या कहता है कि क्या एक इंसान डिजर्व करता है स्पेशल कंसिडरेशन मिल रही है, मेडिसिन सस्ते में मिल रही है यहाँ पे लोगों को, तो क्या एक इंसान स्पेशल कंसिडरेशन मांगता है, डिजर्व करता है, वो डिपेंड करता है किस चीज पर, इंसान की अपनी नीड्स पर। इंसान की अपनी नीड्स पर, मतलब वो गरीब है अमीर है, उसकी एक्चुअली फाइनेंशियल नीड्स पे ये मैटर करता है, रादर देन, बजाय कि किस बात पे निर्भर नहीं करना चाहिए। वो क्या बात है कि जिस सोसाइटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी टू विच वन बिलोंग्स, मतलब बजाय के सोसाइटी डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर नहीं होना चाहिए, इंसान की नीड्स यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। सी ये बोल रहा है कि तुम ये सोच रहे हो चलो रिच नेशन है उसको महंगे में बेच दो, पुअर नेशन है सस्ते में बेच दो, तो तुम रिच और पुअर नेशन की वजह से डिसाइडिंग फैक्टर मत रखो, तुम ये डिसाइडिंग फैक्टर रखो कि इंसान की नीड किस प्रकार है, इंसान की फाइनेंशियल नीड किस प्रकार है। दैट इज वाई ये आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, ऑथर और जर्नलिस्ट की बात से अग्री कर रहा है। डी क्या कहता है, जो लोग वेल्दी नेशंस में होते हैं दे शुड नॉट हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर दैन डू द पीपल जो पुअर नेशन में है। इसने क्या बोला ओवरऑल कि जो लोग भी बेटर नेशंस में है, जो अच्छी नेशंस में, अमीर नेशन में है, उन लोगों को हेल्थ केयर वो डिजर्व ही नहीं करते। मतलब उन लोगों को मरने दो, वहां हॉस्पिटल मत बनाओ, वहां डिस्पेंसरीज मत बनाओ, वहां कुछ मत बनाओ, उन लोगों को मरने दो,
पुअर नेशंस में ही आप सिर्फ हेल्थ केयर बनाओ, हेल्थ केयर में ओवरऑल सब कुछ आ जाता है, इसने अनरिलेटेड बात करी है, दैट इज वाई ये आपका एलिमिनेशन में जाएगा। मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि एक बहुत अच्छा क्लू मिलता है कि कौन से ज्योग्राफिकल रीजन से एक एंशिएंट रेलिक बिलोंग करता है। वो कैसे पता चलता है? जब हम एनालिसिस करते हैं पोलन्स का जो सरफेस पे चिपक जाते हैं रेलिक के। अब आपको पढ़ के लग रहा होगा रेलिक क्या होता है? रेलिक होता है आपका एंशिएंट स्टोन टाइप का, ऐसे पत्थर होता है, इसको आप रॉक मान लो, जो ऐसा रॉक होता है, जो एंशिएंट स्टोन होता है, वो आपका रेलिक कहलाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें पहचानना है कि ये जो रॉक है, जो रेलिक है, कहाँ को बिलोंग करता है, मतलब ये साउथ अफ्रीका का है, न्यूजीलैंड का है, अमेरिका का है, अफ्रीका का है, कहाँ का है, ये कैसे पता लगाते हैं साइंटिस्ट? वो क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं पोलन ग्रेन्स का जो चिपक जाते हैं रेलिक पर। रेलिक है, पत्थर है, एक जगह से उठता है दूसरी जगह जाता है एंड व्हाटएवर। तो इस पत्थर पर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जो आपके फ्लावर्स के छोटे छोटे वो ग्रास टाइप के पार्ट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो छोटे छोटे पोलन जो चिपक जाते हैं रेलिक पे, वो हमको बताते हैं कि एक्चुअली में रेलिक कहाँ को बिलोंग करता है। लेकिन अ रेलिक is linked to a geographical area by the identification of the pollen from which the plants are known to have been unique to that area। तो मान के चलो हमने इस पोलन को आइडेंटिफाई करा, ऑथर ये कहना चाहता है मान के चलो ये पोलन रहा साउथ अफ्रीका सैंडलवुड का। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये जो पोलन है ये साउथ अफ्रीकन सैंडलवुड का है, तो हमने क्या पता लगा लिया ऑथर ने कि ये जो पूरा रेलिक है ये साउथ अफ्रीका को बिलोंग करता है। तो अब आपने निकालना है यहां पर कौन सा ऑप्शन ऑथर की रीजनिंग में डाउट क्रिएट करेगा। डाउट क्रिएट करना है, आर्ग्यूमेंट को किल नहीं करना। किल करने का मतलब है आप ये बोल दो कि ये जो पोलन एनालिसिस है ये टोटली बकवास ऑप्शन है, हमें करना नहीं चाहिए, हमें कुछ और ऑप्शन पे करना चाहिए। किल नहीं करना होता। वीकन में आपने क्या करना है? डाउट क्रिएट करना है। किस बात पे? कि ये जो साइंटिस्ट पोलन एनालिसिस कर रहे हैं ये कितना सही है कितना गलत है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट की कि पोलन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत बार ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय विंड और ह्यूमन इन मूवमेंट। करेक्ट आंसर शायद प्लॉजिबल ऑप्शन। हम तो ये सोच रहे थे अभी तक कि पोलन एनालिसिस से हमको पता चल जाएगा कि ये रेलिक और ये पत्थर कहाँ को बिलोंग करता है, लेकिन हमने ये तो सोचा ही नहीं कि ये जो पोलन पे, ये जो रेलिक पे पोलन चिपका हुआ है शायद ये हवा से उड़ता उड़ता आया हो, शायद किसी ह्यूमन के चप्पल के साथ चिपक के आ गया हो। तो ये भी तो हम सोच सकते हैं। डाउट क्रिएट कर रहा है हमारे पोलन एनालिसिस पर, तो प्लॉजिबल ऑप्शन है। बी कहता है ऐसे बहुत सारे लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी अपने पास अवेलेबल हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें पोलन को कैसे एनालिसिस करना है। अगर लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं तो बता क्यों नहीं देते? आप ये क्यों बोल रहे हो कि पोलन एनालिसिस टोटली गलत है क्योंकि अपने पास लेस कॉम्प्लिकेटेड मेथड है? तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका कंक्लूजन को किल कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि पोलन एनालिसिस का मेथड बकवास है, इससे बेटर मेथड्स अवेलेबल हैं। दैट इज वाई ये डाउट नहीं क्रिएट कर रहा, ये कंक्लूजन को किल कर रहा है, एलिमिनेशन में जाएगा। सी कहता है बहुत सारे ऐसे पोलन हैं जो कॉमन रहे हैं बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज में इन द एंशिएंट वर्ल्ड। डाउट तो ये भी क्रिएट कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे पोलन्स हैं जो बहुत सारे एरियाज को बिलोंग करते हैं। मतलब अगर आज मैंने इस पोलन की स्टडी करी तो मुझे पता चला यार ये पोलन तो साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है, ये पोलन तो शायद न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। पर ऐसे कुछ ही तो पोलन है, मैनी पोलन्स ही तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि 100% सारे पोलन्स हैं। तो यहाँ पर जो बंदा आर्ग्यू कर रहा होगा इसके फेवर में, आर्ग्यूमेंट के फेवर में, वो ये कहेगा चलो ठीक है कुछ पोलन्स कॉमन है, बाकी के पोलन्स तो कॉमन नहीं है ना, वहां से तो मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिल पा रही है कि कौन सा पोलन कहाँ को बिलोंग करता है। दैट इज वाई ये आपका एलिमिनेशन में भी जा सकता है। डी कहता है अपने पास डेटा की कमी है, अपने पास डेटा बहुत ज्यादा स्कार्स है। अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए पोलन्स पे, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर तुम पोलन एनालिसिस पे जाओगे, आर्ग्यूमेंट आपका किल कर रहा है। क्यों?
कि अगर आप पोलन एनालिसिस पे जाने भी लगो तो अपने पास डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है। तुम बैठ के पोलन एनालिसिस कर रहे हो लेकिन यही नहीं पता चल रहा कि वो पोलन कहाँ का है, क्योंकि अपने पास डेटा बहुत ज्यादा स्कार्स है, डेटा की कमी है। तो ये पोलन एनालिसिस को अल्टीमेटली किल कर रहा है। अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि पोलन एनालिसिस बकवास है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि वीकनिंग के टाइम पे स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करनी है वो ये होनी चाहिए कि आपका डाउट क्रिएट हो, ना कि आपका आर्ग्यूमेंट किल हो जाए। दैट विल मेक, आई थिंक, ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। तो इसी तरह से आपने अपने स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना है, ऑप्शंस को एक्चुअली स्क्रूटनाइज करना है, ग्रिल करना है, और ऑप्शंस में जैसा मैं हमेशा कहती हूं, आपको कोई ना कोई वर्ड्स ऐसा मिल जाएगा जो आपको फोकस करेगा कि ये ऑप्शन एक एलिमिनेशन चॉइस में जाना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजनिंग विल एक्चुअली मेक यू थ्रू वंस यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर रिक्वायर्ड। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। बाय बाय।